learn about the reasons of poverty. The origin of the poverty is more deep rooted in village and rural areas as compared to the urban areas. Following are as reason for it. हमने अक्सर देखा है बेटा कि हमारे भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में बराबर और दूसरे अनदर डेवलपिंग नेशन में बेटा अर्बन एरिया के कंपैरिजन में रूरल एरिया में पॉवर्टी का ग्राफ जो रेशियो है बेटा वो काफ़ी हाई होता है। अब उसके रीजंस क्या है कि फर्स्ट रीजन डिक्रीज इन द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज। धीरे धीरे बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इनकम का कम हो जाना, डिक्रीज होना, और उसके रिस्पॉन्सिबल रीज़न क्या है कि एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर जो है प्रॉपरली ध्यान नहीं देना, प्लान पॉलिसीज़ के साथ नहीं चलना, उसके डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और कहीं ना कहीं इरीगेशन की फैसिलिटी इनसफिशियंट वे में अवेलेबल है। आज भी हमारे इंडिया का 30% लैंडफॉर्म एरिया ही बेटा इरीगेशन फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है। आज भी भारत में 70% खेती जो है बेटा वो रेन पे डिपेंडेड है। 70% फार्मिंग बेटा रेन पे डिपेंडेड है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो फार्मर्स रेन पे डिपेंडेड फार्मिंग करते हैं बेटा वो ईयर में सिर्फ वन क्रॉप कल्टीवेशन कर पाते होंगे, तो हम समझ सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है लेक ऑफ द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग। फार्मिंग के साथ साथ बेटा जो दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स होने चाहिए बेटा एम्प्लॉयमेंट के, रोजगारी के, उनकी अक्सर ग्रामीण इलाकों में कमी होती है बेटा। एक फार्मर है उसके पास साल में 6 to 8 मंथ काम होता है बेटा, लेकिन 4 to 5 मंथ ऐसे होते हैं जब उनके पास किसी भी तरीके का वर्क नहीं होता है, यानी कि अर्निंग उस समय क्या हो जाएगी बेटा, स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे उनके पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट का। फिर है बेटा लैक ऑफ द नॉलेज रिगार्डिंग द अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग इन द रूरल एरियाज। कहीं ना कहीं रूरल एरिया में बेटा एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी कमज़ोर होता है, बराबर एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, स्किल और ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को एजुकेशन उस टाइप का नहीं मिला है, या स्किल और ट्रेनिंग वर्क्स का की कमी होने की वजह से बेटा उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है ज़्यादा सेक्टर्स में काम करने की। फिर है नेक्स्ट कि इंक्रीजिंग द डेप्ट एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव एक्सपेंचर बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्सी ट्रेडिशन एंड कस्टम, दस इट मे बी सेड दैट इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंचर। अब यहाँ पे बेटा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंचर को समझने की जरूरत है। हमारे देश का जो बेटा कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, फिर हमारी कुछ ट्रेडिशन, हमारी कुछ परंपरागत एक तरीके से देखा जाए तो शादी ब्याह है, पूजा पाठ के तरीके हैं बेटा, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नया घर लिया है तो वास्तु पूजन करना है, समय से पे यज्ञ करवाना है ना, पूजा करवानी है, बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके बाद जब शादियां होती हैं तो हम देखते हैं कि हमारे तरह तरह के खर्चे हैं जिनको हम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंचर में लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिन जरूरी है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन फिर भी हम इसको अपनी बहुत बड़ी ज़रूरत का हिस्सा मानते हैं। आज अगर हमारे घर में एक शादी होती है बेटा तो मम्मी पापा की जो है वो 20-25 साल की जो उनकी सेविंग होती है बेटा वो उस एक मैरिज सेरेमनी के अंदर खर्च हो जाती है। छोटे मोटे ओकेजन्स के अंदर हम खाने पीने पे 1-1 लाख रुपया हम खर्च कर पाते हैं बेटा, बराबर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सब कुछ अनप्रोडक्टिव एक्सपेंचर है जो ना किया जाए और नहीं चला जाए इन रीति रिवाजों के साथ तो भी चल सकता है। मैंने आपको लाइव क्लास में 2-3 बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए थे। गुजरात का ही, सूरत का एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक जगह शादी थी, वहां पे उन्होंने सिर्फ टी मतलब पार्टी रखी थी, खाना पीना कुछ नहीं, शादी में आओ चाय पियो और घर जाओ, बराबर। एक जगह शादी में उन्होंने अपने इनविटेशन कार्ड में रखा था कि आपको जो वेस्ट फूड है वो खाने में दिया जाएगा, यानी कि दोपहर के 2:30-3 बजे जो होटलों में लास्ट में खाना बच जाता है, बराबर ना, जो कई बार फेंका जाता है, तो उन्होंने कहा था कि मतलब खाने का टाइम पीरियड थोड़ा सा लेट है और खाना इस तरीके का दिया जाएगा, आपकी मर्जी, आपको खाना है तो खाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि बहुत सारे लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं। तो तरह तरह के खर्चे हैं बेटा, हमारे रीत रिवाज, ये सब जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर है कहीं ना कहीं, है ना। वो जो पंडित होते हैं, उलेमाज होते हैं, डरा धमका के रखते हैं, ये यज्ञ करवा लो ना, ये वाला वो पूजा पाठ करवा लो, आपको ये दोष है ना, आपके परिवार में ऐसा चल रहा है, दुनिया भर के तरह तरह के कस्टम्स है, रीत रिवाज है बेटा, और इनको फॉलो करने में हम हमारा हजारों लाखों रुपया खर्च कर डालते हैं। तो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंचर बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण इलाकों में भी ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है गरीबी का ग्राफ बढ़ता है बेटा, क्योंकि हमारी सारी जो सेविंग होती है वो इन्हीं चीज़ों में खर्च हो जाती है। अब देखो, ड्यू टू द इलिटरेसी द पुअर बिकम द विक्टिम ऑफ द एक्सप्लोटेशन एंड इनजस्टिस। कहीं ना कहीं बेटा पढ़ाई लिखाई का अभाव होने के नाते उनके साथ कुछ गलत होता है बेटा, तो वो उसके सामने लड़ पाते नहीं है। Along with that, they are not able to get the proper benefit of the government scheme because of the lack of information.
इलिटरेट हैं तो गवर्नमेंट जो नई नई पॉलिसीज प्लान उनके लिए सब कुछ लेकर आती है बेटा, उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते, उनको जानकारी नहीं होती है, अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा अभाव होता है और इसका फ़ायदा शायद दूसरे भी उठा ले जाते हैं, बराबर। उनके हक हिस्से का जो आता है वो बिचौलिए खा जाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और गांव में इलिटरेसी का ग्राफ हाई है, जिसकी वजह से बेटा उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, उस बेनिफिट्स उन स्कीम्स के बारे में बेटा उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, जिसकी वजह से वो इनका बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। ड्यू टू द इग्नोरिंग द नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे गवर्नमेंट की है, रूलिंग पार्टीज की है। शुरुआती दौर में जैसे कि मैंने बोला कि जो 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट हुआ था, नो डाउट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को ही ध्यान दिया गया था बेटा, लेकिन सेकेंड 5 ईयर्स प्लान के बाद देखा जाए तो ज़्यादातर जो है हैवी इंडस्ट्रीज, लग्जूरियस कमोडिटीज़ को प्रोडक्ट करने वाली इंडस्ट्रीज, इनकी तरफ ध्यान ज़्यादा दिया गया बेटा, जिसकी वजह से बेटा जो बोलते हैं ना कि जब हम सबसे छोटे यूनिट को डेवलप नहीं कर पाएंगे बेटा, तो बाकी सारे यूनिट प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। तो शुरुआत हमको नीचे की सीढ़ी से करनी पड़ती है, पर हमारे यहाँ कामकाज थोड़ा सा उल्टा है, ऊपर से शुरुआत की जा रही है। वो सोच रहे हैं कि जो बड़ा बड़ा है ना उसको अच्छा बना देंगे तो छोटा वाला अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये गलत है। जब तक छोटा यूनिट सही नहीं होगा बेटा, बड़ा यूनिट डेवलप नहीं हो सकता है प्रॉपरली। तो हमको शुरुआत छोटे से करनी चाहिए थी, जो कि गलत हो गया। और प्लानिंग पॉलिसीज की कमियों की वजह से बेटा रिच जो है वो रिचर बनते गए और पुअर जो है पुअरर होते चले गए, यानी कि अमीर अमीर बनते चले गए बेटा, और गरीब जो है और भी ज्यादा गरीब होते चले गए। अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप वाज एनकरेज व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल क्रॉप वाज रिड्यूस्ड। दिस triggered the scarcity of the food grain and pulses and price rise, because of the which people could not get a meals twice a day। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारी कमियां आई, जैसे कि ज़्यादातर धीरे धीरे फार्मर्स जो है कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ इंस्पायर हुए उस तरफ, क्योंकि अर्निंग ज़्यादा था, प्रॉफिट ज़्यादा था। तो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है बेटा, एडिबल क्रॉप्स का प्रोडक्शन एक तरीके से देखा जाए तो कम हो गया, यानी कि जो हमारे लिए जरूरी अनाज है, जो हमको दाल सब्जी रोटी चाहिए बेटा, उसका प्रोडक्शन अब कम होता जा रहा है। इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर बेटा फूड ग्रेन है, पल्सेज है, इनका प्रोडक्शन कम होने लगेगा डिमांड के हिसाब से, तो क्या होगा बेटा, प्राइस राइज होगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, विच पीपल कुड नॉट गेट द मिल्स अ ट्वाइस डे। और गरीब लोगों के लिए ये कंडीशंस बहुत ही पैथेटिक हो जाती है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है बेटा, माल सामान जो है का बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे मिल रहा है, तो वो इसको चीज़ को अफोर्ड कर सकते नहीं है। तो वहाँ पे उनके घरों में 2 वक्त की जगह फिर मुश्किल से 1 वक्त का खाना ही ढंग से बन पाएगा, और शायद वो भी ना हो पाए। अब इसके बाद देखो बेटा कि बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल इकोनॉमी कोलैप्स, कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ब्रोक डाउन, माइग्रेशन इंक्रीज, इनकम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज। एक तरीके से देखा जाए तो 1991 में जब ग्लोबलाइज और इकोनॉमिक का लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज हुई बेटा, तो अचानक ही देश में एक इस तरीके का रूमर फैलने लगा, एक माहौल बनाया गया कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत सारा काम है, अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा रोजगारी के मतलब देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज में एक जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ बेटा, तो हमारे रूरल एरिया की छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है बेटा, वो ब्रोक डाउन हो गई, और रूरल एरिया में रहने वाले लोगों ने माइग्रेशन करना बेटा अर्बन एरिया की तरफ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बेटा वो उनकी इनकम इतनी थी ही नहीं कि वो अपनी फैमिली के ऊपर बेटा एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा स्पेंडिंग कर पाए। तो उनकी मजबूरी थी कि उनको गांव से शहरों की तरफ आना पड़ा, जिसकी वजह से अर्बन एरिया में बर्डन बढ़ा और अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी का ग्राफ हाई होने लगा। अब देखो, पुअर पीपल बिकेम द विक्टिम ऑफ malnutrition and the disease, expenditure on the health increase, although income was static, but the expenditure are medicine on the medicines increase। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो गरीब लोग ज्यादातर मल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे डिजीज जो है बेटा, बहुत सारी बीमारियां बहुत जल्दी से इनके घरों में घर कर जाती हैं। एक तरफ इनकी इनकम कम होती है और एक तरफ मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर खर्च जब बढ़ते चला जा रहा है, और ये एक रीजन बन जाता है उनकी इनकम के सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे खर्च हो जाना। फिर देखो, ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा डेटोरेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट हैड इंक्रीज। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटा टेक्नोलॉजी में चेंज आना, ट्रेडिशनल बिजनेस का खत्म होना, कॉटेज इंडस्ट्रीज का कोलैप्स डाउन होना,
टेक्नोलॉजी में चेंज आने का मतलब है, अगर 90s का दौर देखे बेटा तो कंप्यूटर आया था, 100 इंसान का काम एक मशीन करने लगा, 99 लोग बेरोजगार हो गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर मॉडर्न मशीन्स आ गए, बराबर। एक मशीन जो है 20 लोगों का काम करने लगी, यानी कि 19 लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि एक पर्सन तो उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने के लिए, चालू बंद करने के लिए चाहिए ना बेटा, तो हम एक पर्सन को रखते हैं, लेकिन बाकी 19 बेरोजगार हो गए, है ना। यही अहमदाबाद है जहाँ पे 90s तक देखा था हमने 200 बेटा टेक्सटाइल मिलें चलती रही होंगी, इससे ज़्यादा ही थी, इससे कम बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए अहमदाबाद को एशिया का मैनचेस्टर माना जाता था। लेकिन 90s का वो दौर आया बेटा, और उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं लैक्स ऑफ पीपल जो है बेटा उस समय बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हुए, और गरीबी का ग्राफ अचानक ही बढ़ा। ओके, अब देखो लास्ट पॉइंट, there was an increase in the population growth rate decrease, average lifespan increase, supply of the labor increase in comparison to the demand of labor, so unemployment increase, on the other side of the production of thing or the basic requirement decrease, there was the price rise, there was the downfall in purchasing power was experienced, living standard deteriorate, thus poverty increase। एक तरफ देखा जाए बेटा तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है, डेथ रेशियो जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बेटा मृत्यु दर कम हो रहा है, क्योंकि हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है धीरे धीरे काफ़ी बेटर होती जा रही है। गवर्नमेंट उस तरीके की स्कीम और बेटा तरह तरह की प्लान पॉलिसी लेकर आई है कि आज गरीब लोग भी बेटा बड़े बड़े अब ऑपरेशंस करा पाते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, महा कार्ड है, इन कार्ड का फायदा बेटा पुअर पीपल को मिल रहा है। 5 लाख तक का जो मेडिकल का खर्च है, ऑपरेशन का खर्च है बेटा, वो गवर्नमेंट उठा रही है। तो अब जो है मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज धीरे धीरे जो है बेटा इतनी बढ़िया होती जा रही है कि डेथ रेशियो हाई होता चला जा रहा है, सॉरी डेथ रेशियो जो है वो लो होता चला जा रहा है, और बर्थ रेशियो जो है बेटा जो पहले से ही हाई था वो और भी हाई हो रहा है। अब बर्थ रेशियो हाई होने का मतलब है कि डिमांड का बढ़ना बेटा, क्योंकि हर साल 2.5 करोड़ लोग नए आ रहे हैं देश में, तो 2.5 करोड़ लोगों की हर चीज़ की, खाने पीने की, कपड़े लेते, सब चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। इस डिमांड को सामने फुलफिल करने के लिए बेटा सेक्टर इतनी जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं होते हैं। ओके, तो जब सेक्टर्स इंक्रीज नहीं हो रहे यानी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, जब डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा बेटा, प्राइस राइज होगा। क्या होगा बेटा, महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन डिमांड को फुलफिल टाइम पीरियड में नहीं किया जा सकता है, इतने सारे सेक्टर्स अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, क्योंकि हर साल 2.5 करोड़ लोग बढ़ते हैं हमारे देश में, इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, अब तो रेशियोज बढ़ गया होगा और भी ज़्यादा। ये तो मैं 2-2.5 करोड़ का रेशियो तो हम 2011-12 के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों जो है पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है बेटा, वो हमारे देश के लिए, भारत के लिए बढ़ता ही चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने रीजंस ऑफ पॉवर्टी के बारे में देखा बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रेटेजी फॉर द पॉवर्टी एरिडिक्शन के बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।